अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो यकीनी तौर पे हम मुख्तलिफ मीडिया आप देखते होंगे, मुख्तलिफ चैनल्स देखते होंगे, तो आजकल एक ही मौजू सबसे ज़्यादा जो है गर्दिश करता है, वो ये गर्दिश करता है ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, या फिर माह महीना मई का शुरू हो चुका है और यकीनी तौर पर हम अपने मुल्क में अगर हम लोग डोमेस्टिक देखते हैं तो बयान मरसूस यानी मौत का हक, जो कि 2025 में 6 से लेकर 10 तारीख तक जो भी कार्रवाई हुई हमारे बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने मौत का हक के हवाले से जो बयान मरसूस के नाम से मशहूर हुआ, वो जो कार्रवाई हुई वो उसकी आज पहली सालगिरह मना रहे हैं 10 मई को, यानी कि मई का महीना जो है उससे हम उसको याद करते हैं कि जनाब अली पाकिस्तान ने किस तरह अपने से एक बड़ी दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अब बात यह है कि हम इस वक्त टॉपिक जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है लोकल और इंटरनेशनल तौर पर भी यही है कि एक तो सियासी है, दूसरा मुआशी है। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से जो दुनिया भर में एक सियासी बहरान पैदा हुआ और खित्ते में ख़ास तौर पे हमारे जो साउथ एशिया का खित्ता है, मशरिक़ वस्ता है, जिस तरह के मुतासर हुआ और पाकिस्तान ने जिस तरह सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की, उसकी वजूहत ये थी कि हम उनकी तपिश अपनी सरहदों में महफूज कर रहे थे, कि हमारी सरहदों तक उनकी तपिश आ रही थी। उस तपिश को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान ने जो है सालिसी का किरदार अदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बयान मरसूस जो 10 मई को 2025 में किया गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान का झंडा अल्लाह ताला ने उसे बुलंद से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान को वो हैसियत दी इस दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान जो है एक छोटा सा, एक कमज़ोर सा, मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी एक छोटा सा मुल्क जो है, जो अपनी बका की जंग लड़ रहा था, वो दुनिया के बड़े बड़े फैसले करने के लिए इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों को एक टेबल पर बिठाकर बात करवा रहा है। अब बात यह है कि अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं तो इससे कबल ही आपने खबर भी सुन ली होगी कि अमेरिका ने बंदर अब्बास पर हमला किया, ईरान की बंदरगाह पे, और वहां पर बंदर अब्बास पे हमला करने की वजह से वो यकीनी तौर पर हम सबको मालूम है कि आबनाए हुर्मुज़ को जिस तरह अमेरिका ने ब्लॉक किया है, उस पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीनी तौर पर उनको इकनॉमिकली तौर पर नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन था। ईरान के जहाज़ों पर बंदर अब्बास पे हमला किया है अमेरिका ने, ईरान की जहाज़ों पर उनको नुकसान भी पहुँचा है, ईरान ने भी उसका जो है रिएक्शन दिया है। अब ये आग जो जिसको हम चिंगारी कहते हैं, ये चिंगारी कहीं आग ना बन जाए दोबारा, इसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान, जिसमें कि मौजूदा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे वो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब हों या फील्ड मार्शल आसिम नसीर साहब हों, ये सारे के सारे जो है मुनीर नसीर साहब हों, आसिम मुनीर साहब हों, ये तमाम के तमाम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं कि चिंगारी आग ना बने। आज इसी आग की वजह से हमें माशी तौर पर जितनी नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को कम से कम तर करने के लिए, यानी कि पेट्रोलियम मुस्तैद की जो दरामदाद में, गैस की दरामदाद में हम जिस तरह के इस वक्त मफलूज हो चुके हैं, उसको कम से कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। गो के एक सवाल पैदा होता है, वो हम गुफ्तगू करेंगे उस पर भी, कि हमने 78 वर्षों में खुद इन्हिसारी हासिल क्यों नहीं की। हम हर के दर पे दाते रहे कि हमें भीख दे दिया जाए और हमें भीख मिलता रहा, और उसे भीख मिलने के नतीजे में ये हुआ कि मुख्तलिफ मालिक जो हैं वो हमें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन मुझे खुशी है कि मौजूदा हुकूमत इस हवाले से खुद इन्हिसारी की तरफ जा रही है और बहुत सारी चीज़ों पर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क बने। इसी तरह जिस तरह के बयान मरसूस में पाकिस्तान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान की हिफाजत की और पाकिस्तान इस वक्त बुलंदी की तरफ जा रहा है। हम माह मई में चूँकि मौत का हक हुआ था, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की इंटरनेशनल और लोकल जो भी सियासत है, सियासी मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, उस पर भी तबसरा करेंगे। तो आज इस प्रोग्राम में जिन मेहमानों ने ज़ीनत बख्शा है या जो यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा दूँ, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब हफीज़ अजीज़ साहब। हफीज़ अजीज़ साहब बहुत सारा मेरे प्रोग्राम में आप देख भी चुके होंगे। ये चीफ़ हैं PCLC पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी के चीफ़ हैं। ये हफीज़ अजीज़ साहब सनतकार हैं, ताजिर हैं। हम इनसे इस हवाले से, माशत के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। थैंक यू हफीज़ अजीज़ साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब निसार शाह साहब। निसार शाह साहब भी बहुत दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और अपनी बेलाग तबसरों के ज़रिए आपको महसूस भी कर सकें, तो आज भी ये मौजूद हैं यहाँ पे। ये सदर है ज़िला शर्की के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका। थैंक यू निसार शाह साहब। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब सैयद जुनैद एहसन साहब। पहली दफ़ा मेरे इस प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे, एक नया चेहरा है और अच्छा बोलते हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स से इनका ताल्लुक़ है। हम इन्हें आज इसको
माशी भी, सियासी भी, इंटरनेशनल भी, लोकल तौर पे भी जो भी वाक़यात और हालात है उस पर हम इनसे बेलाग तबसरा सुनेंगे। थैंक यू जनाब जुनैद एहसन साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मैं सबसे पहले हाफिज़ अजीज़ साहब की तरफ चलता हूँ। साहब, बड़ी मुश्किलात में है पाकिस्तान, और फर्स्ट मेरे ख्याल में जून को आपका बजट आ रहा है, तो इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं कि जिस वक्त के आप सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी एक हम ये समझते हैं कि बंद गली के अंदर है, तो आप लोगों की अपनी तरजीहात क्या हैं ताजिरों सनतकारों की कि मुल्क की जो सनतों हों उसको रवा रखें और प्लस पाकिस्तान के लिए जो है ज़र मुबादला भी कमाएँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और दूसरी सबसे पहले बात मुझे ये करनी चाहिए कि मौका हक आज 10 मई 2026 का जो मेरी पूरी कौम, मेरी पूरी आर्मी और हम सबको ये मुबारक हो, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद है। बेशक। और हमसे बहुत बड़े मुल्क जो हमारा दुश्मन, जिसने हमें दुनिया में दहशतगर्द करार देने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल किए थे, उसको नस्त व नाबूद कर दिया। मेरी आर्मी को मेरा सलाम और पूरी कौम को मुबारकबाद। और इंशाअल्लाह ताला आर्मी के साथ हमेशा हमारी कौम खड़ी रहेगी। और बड़ी खुशी होती है जब ये पिछले दिनों अफ़गानिस्तान पे भी जो अटैक किया गया था हमारी तरफ से, पहले उन्होंने किया, तो बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और हमारे जो पासपोर्ट की पोजीशन, पाकिस्तानी की इज़्ज़त माशाल्लाह वर्ल्ड में बहुत बढ़ रही है और अल्लाह ताला इसको इसी तरह कायम दायम रखे। देखिए सर, आपने जो कहा है ना, हालात को देखते हुए बजट की वजह से भी हर चीज़ हमारे चैम्बर से बहुत ज़्यादा जो है कराची चैम्बर से हम उनको वक्तन हमसे मांगते हैं, हम उनको एडवाइस देते रहते हैं। गवर्नमेंट मांगती है। जी जी जी, गवर्नमेंट मांगती है, हर चीज़ देते हैं कि टैक्स में क्या रद्द होना चाहिए। हम इंटरेस्ट जो पिछले हफ्ते बढ़ा है 2 हफ्ते पहले, हम उससे भी खुश नहीं हैं। 1% कि उसको भी कम किया जाए। देखें, इंटरनेशनल लेवल पे अभी पोजीशन बड़ी ख़राब है। दुबई के अंदर भी पेट्रोल जो है ना हमारे मुकाबले में हो चुका है। अच्छा। जिस मुल्क में जंग हो रही है वहाँ नहीं हो रहा, बट दूसरी कंट्रियों में हो रहा है। इसका इफेक्ट हमारे पर बहुत ज़्यादा आएगा। गैस पे आ रहा है, बिजली पे आ रहा है, इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब हमें मुकाबला जो करना है ना, बड़ा सख्त से सख्त तरीन हो रहा है। और इसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं काम, कि अगर ये जंग बंद हो जाती है तो हमारी जो है वो काफ़ी हद तक, जो जैसे आपने कहा तपिश हमें महसूस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा तक कम हो सकेगा। वैसे भी आजकल जो है सूरज बहुत तेज़ चल रहा है, इंशाल्लाह ताला इसमें कमी होगी। और अगर नहीं होती, अल्लाह ना करे, अगर जंग बढ़ती है तो देखिए दुनिया के साथ जो होगा वो पाकिस्तान के साथ होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मतलब कि हुकूमत जो सख्तियाँ कर रही है जी, वो एक पेशबंदी है मुस्तकबिल की। देखिए, एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जो हालात जा रहे हैं ना, यानी ये जंग के हिस्से के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्केटों में आपने देखा होगा हर चीज़ हुआ, बट मैं जिन दावतों में गया हूँ ना, जितनी तो मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे 1000 आदमी की दावत थी वहाँ पे 500 की। इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, निसार साहब नाराज मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं, हमें सबको सोचना पड़ेगा। अगर आपको एनर्जी बचानी है, आपको देखना है कि आगे महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई का मतलब ये है कि हमें डर ये लगता है कि हमारे इधर गुर्बत ज़्यादा होगी। मेन इशू ये है, हमारे ड्राइवर, हमारे चौकीदार, हमारे राइडर हमारे पास यकीन करे रोते हैं कि हम कैसे गुजारा करें। भाई, आप ड्राइवर और चौकीदार की बात करें, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो बेचारा तो कहता है कि यार कि मैं किस तरह गुजारा, घर का किराया दूं, बच्चों के खर्चे के साथ भी यही है। तो बिलाल भाई, हम पूरी 25 करोड़ आवाम को ये सोचना है कि ये हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर अल्लाह ना करे ये जंग तवील हो जाती है, और तो बर्डन तो पड़ना है ना पाकिस्तान पे भी, तो पाकिस्तान आवाम पे भी पड़ना है। वो तो पड़ना है, लेकिन बात सिंपल से ये है कि हमारी जो ताजिर, खास तौर पर देखिए जी, एक एलीट क्लास में आप लोग आते हैं, ताजिर बिरादरी या टेक्सटाइल या एक जो आपका मैन्युफैक्चरर, वो आता है एलीट क्लास में। तो आप लोगों ने हुकूमत की जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो फैसला है उसको किस हद तक कबूल किया? देखिए, कबूल बिल्कुल किया है। जो नहीं कर रहा वो ज्यादती कर रहा है। मेरे ख्याल 90% तो कबूल नहीं किया। देखिए, मसला क्या है, हम एक चीज से निकल ही नहीं पा रहे। हम ये सोचते हैं कि हम सुबह 10 बजे ऑफिस क्यों खोलें या दुकान क्यों खोलें।
Right. क्योंकि अगर आप जब तक ये नहीं करेंगे, और ये तो हमारे इस्लाम में भी इस तरह किया गया कि फजर के बाद आप अपने काम पे चले जाएं रोजी रोटी के हम तो जवाल के वक्त दुकान तो को हम तो होते हैं नमाज के जोहर के बाद, जवाल के बाद ही तो करते हैं, टाइम जवाल ही जब तक होगा। हम उसको गेन नहीं करेंगे सुबह वाला, तो फिर खुद ब खुद आदमी जो है वो 6 बजे 5 बजे दुकान या कारखाना या कुछ मतलब बंद करके चला मैं जाए। आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं इस जुमले के साथ बढ़ूँ आगे कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा छोटे से छोटा आदमी, दरमियाना आदमी, बड़ा आदमी हुकूमत की नहीं सुन रहा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इनको भी साथ तज़किया तो देना ये चाहिए, देना चाहिए, बट नहीं है साथ। नहीं दे रहे। जी, आपके निसार शाह साहब, आपकी तो हुकूमत है और आप लोगों पर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है। स्मार्ट लॉकडाउन बनाया गया, ये जो मुल्की हालात हैं या जो भी कुछ सूरत हाल हो रही है, इस सूरत हाल में हुकूमत के अपने अकाबरीन, उनके वज़रा, उनके मुशीरान, हम नहीं देख रहे कि उनकी कोई मतलब कि सादगी अपना रहे हैं वो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खुद भी सादगी का तो भाषण दे रही है, लेकिन खुद इस पर अमल नहीं कर रही? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। थैंक यू। देखें, बात ये है कि मेरे भाई ने बात की साथ देने की। अगर लॉकडाउन के मामले में मेरे ख्याल से इस दफ़ा जंगी हालातों में अवाम ने साथ दिया है, मैं जितना समझता हूँ है। जी नहीं, साथ तो दिया, सादगी है। नहीं, सादगी भी मैं देखें ना, अब मैं ये बताऊँ आपको कि हमें आदत नहीं है ना, आदत नहीं है तो आदत होना पड़ेगा। अब देखें ना, हमें अगर जब भी ऐसे कोई चीज़ आती है, अभी तो देखें दुनिया में बहुत बड़ी जंगें, पूरी दुनिया लपेट में है, आपका पाकिस्तान अकेले तो नहीं है ना। अगर आप अपनी इंतज़ामात ख़ुद नहीं करेंगे, अगर आप इस चीज़ों का आगे हुकूमत के साथ, देखिए हुकूमत क्या करती है, हुकूमत तो माँ बाप वाली हिसाब है उनको तो देखना होता है कि मुझे ये राशन या ये बजट इतने अरसे तक संभालना। अगर ये जंग तवील होती है, अगर ये जंग लंबी होती है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह पे ये बात नहीं आने खाक हो, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर देखें होती है तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो आज आपको मिल रही हैं, या जो चीज़ें आज आसानी के साथ आपके पंपों में लाइन नहीं लगी, आपके गैस के 10-10 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर कोई लाइनें नहीं हैं, आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है क्या? और जंग है, इस वक्त बहुत बड़ी जंग चल रही है, तो आलमी जंग की तरफ आप जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर हमारी अवाम हुकूमत की नहीं सुनेगी तो ये तो नुकसान अपना ही करेगी ना। देखें, आपको हुकूमत क्या नहीं, मैंने ये नहीं कहा अवाम नहीं सुनेगी। अवाम का तो देखिए, आपने कहा बाप की तरह होती है ना हुकूमत, हम उसके औलाद हुए। अब औलाद में जो है अमूमन में माँ बाप की नहीं सुनती, वो अपनी करती है, लेकिन माँ बाप भी तो अपनी किरदार अदा नहीं कर रहे ना। देखें, शहबाज शरीफ साहब ताज़ियत के लिए सिंध आते हैं, मुबारकबाद देने के लिए सिंध आते हैं, 37 गाड़ियों का कॉन्वे चल रहा होता है, साथ 37 गाड़ियों का कॉन्वे चल रहा होता है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएं, गवर्नर हाउस चले जाएं, सीएम हाउस चले जाएं, वैसे के वैसी तकरीबात हो रही हैं, और सादगी तो हमें नहीं, ऐसा नहीं, आप पीएम हाउस चले जाएं, हाँ? आपको नहीं मिलेगा। अब पीएम हाउस में वो चीज़ नहीं मिल रही वहाँ, नहीं वहाँ बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। एक बात, दूसरी बात, वो तनख्वाह भी नहीं लेते हैं और नहीं लेते, तनख्वाह की जरूरत नहीं तो नहीं है ना, चलो ठीक, नहीं ले रहे हैं ना, वो अपने पेट्रोल खुद ही अपना सब कुछ अपना करते हैं। अगर आप पंजाब की हुकूमत का ले लें, मरियम नवाज, हर चीज जितनी भी सर, मरियम नवाज को कोड इसलिए ना कर रहे हैं कि वी आर लिविंग इन सिंध। आप सिंध की बात कर ले, पाकिस्तान की बात, आप सिर्फ एक आदमी जो कामयाब है आप उसकी तरफ निशानदेही कर देते हैं। नहीं, मैं देखें, मैं इसलिए करूंगा कि मैं मेरी उस हुकूमत से मेरा ताल्लुक है, मेरी पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 18वीं तरमीम के बाद देखें तो हमारी सिंध हुकूमत जो है उनके बहुत मसाइल हैं, हमारे हम दूसरी बात आपने की कि अगर शहबाज शरीफ कराची आते हैं, किसी ताज़ियत के लिए आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो वक्त तो नहीं है मेरे ख्याल से, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, कि कोई अकेले आके प्राइम मिनिस्टर किसी दिन महराज खालिद साहब से सुन नहीं, इतना भी नहीं है, इतना भी वो सिक्योरिटी देखें, एक सिक्योरिटी का एक वो है, वो कोई, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कुछ पेट्रोल, कुछ चीज ऐसी है कि फोन पे भी हो सकता है, वो अपने जेब से खर्च, तो वीडियो कॉल पे नहीं, वो अपने जेब से खर्च नहीं, ताजियत के अलावा और भी काम
सुबह में सर जी। आए हैं, अब से सुबह में आप क्या समझते हो ताजियत करने आए थे क्या? उसके बहुत काम होते हैं। फरियाल तारपुर की बेटी की नहीं, निकाह था, उसके देखिए, मुबारकबाद मैं देने आपको आए थे। बताऊं, वो फरियाल शीरी रहमान की बेटी का इंतकाल हो गया था, उसकी वो ताजियत करने तो आए। क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं, सर। आप समझिए। ये तो मुआशरे का हमारे हिस्सा नहीं, और आप मुझे मजहब बताएं, तो आप अगर- टेलीफोन पे कर लें, नहीं, टेलीफोन आप देखिए, वीडियो पे ले लें। आप 37 गाड़ी की लेके नहीं, अपने आप- उसका आप हमने- आवाम को भाषण दे रहे हैं कि जनाब आप सादिए अपना। उसके अलावा हमने ये 2-4 मीटिंग्स भी की हैं, जी, जी। मुत्तहिदा सी भी मीटिंग्स की हैं, एयरपोर्ट लॉन्च भी की हैं, ऐसा भी नहीं है। और मतलब ये आप समझते हैं कि हम अगर किसी शादी में भी नहीं जाए प्राइम मिनिस्टर या किसी के सर ये मैं बात जितनी नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, नहीं, ये आवाम से आपको- हमें सुननी मैं पड़ती है नहीं, फील्ड में जाके। आवाम को ये भी होना चाहिए कि वो जेब से खर्च करते हैं। और मेरे ख्याल में ये भी वो बैठे अपने हुए जेब के नहीं, वो अपने कौन जेब से खर्च हुकूमत- करता है? शहबाज शरीफ। या आप मरीम नवाज की बात कर रहे हैं, नहीं, 10 मैं अरब का शहबाज जहाज शरीफ ले की भी लिया, कर रहा हूं। 10 अरब का जहाज ले लिया, नहीं, 3 करोड़ रुपए 10 अरब तनख्वाह का पायलटों की नहीं, वो अपनी जेब से देनी चीफ है। मिनिस्टर या वफाकी या कोई भी इदारा, उसको जो गाड़ी की जरूरत होती है या निसार जहाज की साहब, जरूरत होती है, वो पंजाब का मैं जहाज इतनी है, गहराई वो उसने में- अपने आप- पर्सनल के लिए नहीं देखिए, लिया। इतनी गहराई में ना जाए, वो- वरना अगर वो बहुत सारी जहाज बातें हैं। नाकारा मरीम था- नवाज जहां कामयाब है तो वहां पे जो 10 अरब रुपए का जहाज लिया उस पर तकलीफ नहीं, हुई तो है। क्या वो 3 जहाज- करोड़ रुपए का जो वो पायलट पे तनख्वाह दे रही है लेकिन सालाना, आप उस ये पे भी बताएं तनकीद कि हो रही है। पंजाब में इस टाइम पे आपको हर चीज अवेलेबल है। हाँ। आपको तरक्की आपको नजर आ रही है। जी। आप जहाज ही आपको नजर आ रहा है क्या? उस जहाज के अलावा आप चश्मा थोड़ा हर चेंज करें। चीज जो है, आप चश्मे अवाम का वो नंबर चीज- आप अवाम चश्मे वो का चीज नंबर देखती है जो अशारफियत जो है आप उसकी अपना जिया कर चश्मे रही है। का नंबर थोड़ा चेंज कर दें तो हाँ। आपको वो रेडी वाले के पास खड़े होके वो भी तो नजर आ जाएगा ना। जी, जी, वो फोटो सेशन। अच्छा, वो सिक्योरिटी में नहीं थी, 2 गाड़ियां थी उसके पास। उन्होंने बताया, वो जो इंटरव्यू दे रहा है जी, कि- जी, जी, जी। देखे वो आप कहेंगे कि पता नहीं वो पहले से मिला हुआ था या क्या था। देखिए बात ये मैं बता रहा हूँ, अच्छे कामों की आप तारीफ करें, अब ऐसा भी ना करें। देखें इस टाइम पे मैं बताऊं, 22 का पाकिस्तान, 20 का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, आज जंगी हालात में भी आपको हर चीज ये हुकूमत, ये रियासत इस टाइम पे आपको प्रोवाइड कर रही है। मौजूद के साथ देखें, सर जी 2019 में जब आपका स्मार्ट वो लॉकडाउन हुआ था कोरोना का, उस वक्त भी सब चीजें अवेलेबल थी, किस थी? उस वक्त भी सब चीजें नहीं अवेलेबल नहीं, ये दुनिया बंद थी। जो हालात थे, जो लोग रोडों के ऊपर भीख मांग रहे थे, जिस अंदाज आज नहीं में मांग रहे भीख? नहीं कोई नहीं, हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे ख्याल में इस अभी आधा सुनिएगा, जनूबी पंजाब, कराची मैं के अंदर आपको भी, बता नहीं नहीं मौजूद नहीं, है, वो क्या हो रहा है? भिखारी है ही नहीं, आपको नजर ही नहीं आएंगे भिखारी। देखिए मैं आपको बताऊं, इस चले, टाइम पे आप आपको कोई कह रहे हैं तो मैं बात मान कोई रहा हूं। लाइनें नहीं लगेंगी, भिखारियों को कोई लाइनें नहीं थी। उस टाइम पे जो लाइनें थी, मैं आपको बताऊं, हर बंगले के आगे मेरे भाई बैठे हैं, ये इनके बंगलों के आगे भी लाइनें थी। ये बहुत बड़ा मतलब हालात खराब ये तो थे। सबसे बड़े गवाह है इस बात के। इस बात की ये गवाही होंगे कि कितनी लाइनें लगी होती थी। अभी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चले। गुर्बत जरूर है, लेकिन इंडिया के मुकाबले में देखें, इंडिया के मुकाबले में आपकी गुर्बत जो है ना, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस अंदाज से रह रहे हैं, शाना शान तरीके से रह रहे हैं, आपको इस हुकूमत का साथ दें जो आपको दे रहे हैं, सर, भरपूर तो अंदाज से साथ ही दे रहे हैं। आपका देखें, आपको मुल्क बहरानों से निकाल रही है। इतना आप नहीं, दुनिया में इसमें आपका कोई नाम शक का नहीं है, आपको नाम कोई शक ये नहीं नहीं है। कहा ना डीजल नहीं बेहतरीन है, पॉलिसी। ये तो नहीं कहा डीजल नहीं है टैंक में। खारजा पॉलिसी देखें, बेहतरीन है। ये देखो देखें, बहुत ये अच्छी तो नहीं कहा पॉलिसी डीजल नहीं है। आपने नहीं वो नहीं, ये तो नहीं कहा ना टैंक में डीजल नहीं है। लेकिन नेचुरली डीजल नहीं है। देखे ना, मैं बताऊं, इस ये वक्त तो नहीं डीजल कहा नहीं है। ना, लेकिन ये तो नहीं बात ये कहा। है कि आप डीजल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, मैं नहीं मान रहा, मैं हुकूमत को तनकीद नहीं कर रहा, मैं हद तनकीद नहीं मार रहा, वो मजबूरी की तरह सारा कुछ करे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा, तर्ज हुक्मरानी में ये होता है कि अवाम को जो आप नसीहत करते हैं उस पर आप खुद भी अमल करें। नहीं अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। चले, आप कह रहे हो कि आपकी बात मान लेते हैं। मेरे ख्याल में आगे बढ़ेंगे हम सैयद जुनैद एहसन साहब की तरफ और इनसे भी बात करेंगे, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो सैयद जुनैद साहब से हम आलमी और जो लोकल सियासत है उसका हम थोड़ा सा उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू की सिलसिला जारी है, साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं दोबारा से। नाज़रीन, वक्फे में जाने से कबल जनाब हफीज़ अजीज़ साहब ने और निसार शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनी तौर पर यहाँ पर हम बैठ के एक लाइटली गुफ्तगू कर रहे हैं और अपनी ज़ात की, मैं तो पहले अपनी ज़ात की बात करूंगा, मैं दूसरे की ज़ात की बात तो बाद में करूंगा, कि हम जो मुल्क कौम के लिए जो कुछ भी हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पर मैं भी सरफहरिस्त हूँ। तो हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी गुफ्तगू में यकीनी तौर पर हम ये कहते हैं कि हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाती है आवाम को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। उसके नताइज क्या होते हैं वो तो बात की कहानियाँ है, लेकिन आपने गुफ्तगू से मैं ज़रा जुनैद साहब की तरफ चलता हूँ, सैयद जुनैद एहसन साहब की तरफ। जुनैद साहब, ये जो सिलसिला हो रहा है ईरान अमेरिका, ये फिर आप ग़ज़वे लिल हक़, फिर आप देख रहे हैं कि इंडियन सरहद पे दोबारा वो फौज लेकर आ गए, एक प्रेशर पड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो सियासत या लोकल सियासत में आप किस तरह देख रहे हैं, आपका क्या नुक्ता नज़र है? मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है
बहुत फ्रैंकली जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो थे पाकिस्तान वॉज अ टारगेट। नेतन्याहू ऑलरेडी कह चुका था कि जी हमारे ईरान के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तुर्की पाकिस्तान और तुर्की है। तुर्की तो पहले तो इंटेंशन उनका ये था, उनका शायद इनके जहन में था कि हम ईरान को 2-4 दिन में निपटा के फिर हम इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे। वो तो इनका एक प्लान फेल हो गया। बिल्कुल सही। जब वो प्लान फेल हुआ तो और ईरान से जब बहुत ही शदीद रिटेलिएशन गया और पाकिस्तान ने बहुत हद तक सपोर्ट भी किया उनको और मुल्कों ने भी सपोर्ट किया, उसकी वजह से वो बैक ऑफ हुए। बैक ऑफ होकर उन्होंने अपनी वॉर लेबनान की तरफ डायरेक्ट कर दी, उस एग्रेशन को शो करने के, क्योंकि हमने अपना एग्रेशन छोड़ा नहीं है, ख़त्म नहीं किया। रीजनली ये हुआ कि उनके जो आपके जो मोदी साहब हैं वो कुछ दिन पहले वहाँ गए और उन्होंने बाकायदा ऑथेंटिकेट किया, और जाहिर सी बात है डिस्कशन में होगा उनके, क्योंकि रीजन में होता है। वो उनके यहाँ पे एक पुलिसमैन, उनके एक नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हैं इस वक्त इसराइल के, और बड़ी ओपन है ये बात, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो उन्होंने अपने तौर पे यहाँ पर उनको बाकायदा वो किया कि जी इंडिया जो है उनको बैक करेगा, और उन्होंने यहाँ से जैसे ये वॉर शुरू हुई उन्होंने यहाँ से एक इंडियन मीडिया की तरफ से कैंपेन शुरू हो गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं आज सुन रहा था 2-4 बयानात, मुझे हंसी आ रही थी कि इंडियन मीडिया किस तरीके से, मतलब ऐसे बयान के आसिम मुनीर साहब को अरेस्ट कर लिया और शहबाज शरीफ जो है वो उनको स्विमिंग पूल कर रहे थे, और पता नहीं क्या क्या दुनिया जान का खराफात, और ये सब बातें डाइवर्ट करने। बल्कि मेरे ख्याल है कि बयान मसूद 2025 चला तो वो कह रहे थे कि आसिम मुनीर साहब मुझसे फरार हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो सुरंग में चले गए हैं और लाहौर के पोर्ट पे कब्जा हो गया है। तो इंटरटेनमेंट चली गई ये इस में कल कही। मैं थोड़ा पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस रखूंगा इसलिए कि रीजनली जी जी बिल्कुल रीजनली जो हो रहा है वो तो हम सबको पता है कि रीजनली जो हो रहा है वो तो सबको पता है मुल्क को क्या तशवीश। पाकिस्तान की जो बेस्ट पॉलिसी इस पूरे इवेंट में बैन अल-मसरूर से लेके आज तक जो रही है वो रिस्ट्रेन की पॉलिसी है। पाकिस्तान ने उस वक्त भी रिटेलिएटरी एक्शन किया था इंडिया का, जब इंडिया अटैक कर चुका था मुजफ्फरगढ़ की मस्जिद पे, उसके बाद पाकिस्तान ने किया था। जब 2019 में भी यही हुआ था, 2019 में भी यही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो अभी हुआ है, अभी भी जो अफगानिस्तान में भी हुआ है कि जब उन्होंने पहला अटैक किया तो पाकिस्तान की जो रिस्ट्रेन पॉलिसी है ना, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिली, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो इमेज थी ना बहुत एलिवेट हुई। 1971 में इंडिया ने अपनी एक धाक बिठाई हुई थी इस रीजन में कि जो हमसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं, हमने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया, और हम उस वक्त अमेरिका ने उसका साथ दिया था, और ये बात दुनिया को पता है। सातवीं बहरी बेड़ा आए नहीं आज तक। नहीं, तो सुना कि सातवीं बहरे बेड़े को धमकी दी थी रूस ने, जो भी ने अपनी इस वक्त रूस भी साथ नहीं है ना इंडिया के, उस वक्त जो है वो वर्ल्ड वार ना हो जाए इसके वजह से इस वक्त रूस भी साथ नहीं है ना इंडिया के। इस वक्त रूस भी नहीं है, बिल्कुल सही। उसने तो बड़ा ओपनली बयान दे दिया ना, चाइना ने उसका बयान दे दिया। तो उस वक्त जो इंडिया की जो एक उसने धाक बिठाई हुई थी अपने रीजन में, वो बैन अल-मसरूर के बाद मार्का के बाद ख़त्म हो गई, और ये बात दुनिया ने क्लेम की, सिर्फ एक मेम्स की हद तक नहीं बल्कि बड़े बड़े लीडर्स ने इस बात को इसको रिकग्नाइज किया कि पाकिस्तान इज़ नाउ मिलिट्री पावर, और पाकिस्तान रिस्ट्रेन की पॉलिसी प्रैक्टिस करता है। पाकिस्तान जो है वो ऑफेंसिव नहीं है बल्कि डिफेंसिव पोजीशन में आते हुए भी पाकिस्तान ने अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया, एंड दे वन द वॉर। वो 6-0 का जुमला तो पूरी दुनिया में एक मशहूर हो चुका है। आप 0-8 कर लें, 0-8 कर ले कल कर दिया गया 8 तैयारी गिराया। उसके साथ साथ देखिए इनको कड़ियों को अगर मिलाएं तो ये जैसे ही वॉर शुरू हुई, इससे थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला हुआ और यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोशिश की गई थी। अफगान लीडरों का बाकायदा बयान आया कि जी हम इसराइल और अमेरिका के साथ हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर कड़ियाँ मिलाएंगे तो ये डायरेक्शन थी पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ रीजनल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए। पाकिस्तान का जो बेहतरीन पर्सपेक्टिव ये था कि पाकिस्तान ने जो है फुल रिस्ट्रेन शो करके अपने आप को उस चीज़ में एलिवेट किया, और उसमें डेफिनेटली आसिम मुनीर साहब का और शहबाज शरीफ को साहब को करना चाहिए। आसिम मुनीर साहब लोकल प्रेशर में बहुत ज़्यादा थे, इंटरनली बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और ये वो, उसके बावजूद भी आसिम मुनीर साहब ने जो है वो बहुत ही तदब्बर और बहुत ही बारिश हिकमत अमली के तहत उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया। और उन्होंने जबकि अफगानिस्तान का मसला भी चल रहा है, मिलिट्री चीफ होते हुए उन्होंने एक स्टेट्समैन का काम किया यहाँ, जो मैं समझता हूँ उस चीज़ में। उसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी एलिवेट हुआ और उसके नताइज इंशाल्लाह हमको आगे। अच्छा, ये कह सकते हैं कि इस सियासी हुकूमत को खुशकिस्मती है, इस सियासी हुकूमत की खुशकिस्मती है कि जो जनरल इनको मिला फील्ड मार्शल साहब की सूरत में, वो एक ईमानदार और एक एग्रेसिव आदमी था माजी के मुकाबले में, जिसकी वजह से उनकी उस इनिशिएटिव जो ली उन्होंने 10 मई बैन मरसूस पर, उसकी वजह से सियासी हुकूमत को थोड़ा सा जो है उनको शोहरत मिली। मैं इसको अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग देखूँ तो इसको
इसको इस तरह नहीं देखता, मैं देखता हूँ शहबाज शरीफ साहब का विजन था कि उन्होंने समझा कि अनलाइक नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मिलिट्री की अहमियत को पाकिस्तान की सियासत में एक्सेप्ट किया, समझा, उन्होंने उनको ऑन बोर्ड साथ लेके चले। वरना नवाज शरीफ साहब किसी भी, ये हिस्ट्री है कि किसी भी मिलिट्री चीफ या इसके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, अच्छे ताल्लुकात नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ ने उस अकल को समझा, उस पॉलिसी को समझा, उनकी जो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस है और जो हमारे ख़तरात हैं उनको समझते हुए, उनको ख़तरात समझते हुए उन्होंने उस चीज़ को लहजान करके उनको साथ लेके चली आर्मी को। शायद इस वजह से उनकी सक्सेस ज़्यादा हुई। मेरे कहने मतलब कि शहबाज शरीफ साहब का एक सबसे बड़ा किरदार ये भी है कि जिस तरह के पाकिस्तान ने रिलेटेड किया, क्या कहते हैं, इंडिया के खिलाफ किया, कि हमला किया, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, एक रिस्क भी था कि उसके अंदर वो एक रिस्क भी था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी हुकूमत का एक बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है कि उन्होंने एतमाद किया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ओपन हैंड दिया उनको कि आप जो करते हैं मैं आपके साथ फुल बैकअप पे खड़ा हूँ। उसकी वजह से आसिम मुनीर साहब, तो अभी आप क्या देखते हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कि क्या अगर जंग बढ़ जाती है तो हमारी हुकूमत अमली क्या होती है, क्या पाकिस्तान भी जंग का हिस्सा मैंने आपसे लास्ट इंटरव्यू में कहा था, मुझे जंग ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। देखिए, परसों सऊदी अरब ने कहा कि जी हम अमेरिका को पोर्ट नहीं देंगे, कल रात को उन्होंने अपना बयान चेंज किया, उन्होंने कहा जी हम अलाउ कर रहे हैं। आज सुबह को या कल सुबह को शायद दुबई एयरपोर्ट पे, आज दुबई एयरपोर्ट पे भी शाम में हो गया और अटैक से, वो तो मतलब रिएक्शन किया ना ईरान ने रिएक्शन, लेकिन उससे पहले एक हो चुका था ना, उसको हो चुका था, वो गुज़श्ता की बात, जब उन्होंने परमिशन दे दी सऊदी अरब और यूएई ने, तो उसके बाद से फिर ये रिएक्शन शुरू हो गया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा चलेगा। जो आज मैं डिस्कशन सुन रहा था फॉक्स न्यूज़ पे कि ट्रंप प्रॉबेबली चाइना से पहले या वापसी में पाकिस्तान शायद होते हुए, लेकिन आज जो वो बंदर रास्ता हमला हो, हाँ, वो हमला किया, तो उसके बाद ट्रंप ने चिंगारी जो है आग बनने की, लेकिन ट्रंप ने उसके फौरन बाद बयान दिया कि वी आर स्टिल इन द सीज फायर, और ये स्क्रिमिशेस चलती रहेंगी। उनका कहना ये कह रहा है कि जी ये तो उनका कहना है, ट्रंप का तो ये कहना है कि अपने हरमस के जो उन्होंने ब्लॉकेज किया है वो जंग से ज्यादा कारगर है। वो बिल्कुल ऐसी ही है, जंग से ज्यादा कारगर है कि आप इकोनॉमिकली तौर पे आप ईरान को जो है आपने स्टक कर दिया कि $50 करोड़ बकौल उनके कि डेली का उनको नुकसान। लेकिन चाइना के स्टेटमेंट आपने नहीं सुना, चाइना ने तो कहा कि जी हम किसी ब्लॉकेट को मानते ही नहीं, हम जब चाइना की बात अलग है, चाइना पे तो चाइना इज 90% परचेज करता है, परचेज तो करता है, लेकिन चाइना की जहाज पर हमला तो करने की हिम्मत नहीं करेगा अमेरिका। वही सब समझ लेना कि उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, उससे नहीं पड़ेगा, वो समझ रहे हैं कि वो ब्लॉकेट से सिर्फ वो 10%। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुश्किलात तो हैं, मुश्किलात कम होंगी और ये किसी पीस डील पे रुकेगा जल्द, एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर, शायद एक दो हमारे ताजिर और सनअतकार जो है ना काफी, लेकिन ये अगर बढ़ेगी तो आवाम भी परेशान है, ग्लोबल इकोनॉमी पे इसके असरात पड़ेंगे, पड़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हम क्या सोचे, हमें नजर आता है कि हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन है, 3 नाम तो सबको पता है कि एक तो ये इसराइल सबसे बड़ा, फिर इंडिया और अफगानिस्तान, एक और भी कंट्री है शायद जो अंदरूनी हमारे यूएई है, खुल के नाम लेना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप उसको क्या सोच रहे हैं, कौन है? देखिए ना, एक तो होता है गल्फ खुल के आता है ना, गल्फ में ही है, गल्फ स्टेट एक होता है खुल के आता है और एक होता है अंदरूनी। तो अंदरूनी ज्यादा खतरनाक होता है, जो मैंने सुना अपनी। बिल्कुल अंदरूनी तो पाकिस्तान के बहुत दुश्मन, नहीं हमें तो एक नजर आ रहा है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ आपका तज्जिया ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे, ये हम सही सोच रहे हैं? ये मैं सिर्फ इतना आपको कह सकता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कराची में तरक्की को फुकदान में डाला, ये वही लोग हैं जिन्होंने शहर को बनने नहीं दिया आज तक, जिन्होंने शहर के तमाम लोग ये कहते हैं, बहरहाल अब तो खुल गई बात, तो मैं भी कैमरे पे कहता हूं, लोग ये कहते हैं कराची की लाश पे दुबई बना, बिल्कुल कह सकते हैं, कराची की लाश पे दुबई बना। कराची की तरक्की में सबसे ज्यादा रुकावट बने वो यूई बनी, और मतलब कि खुल की बात, बेनिफिशियरी देख ख्याल सर, बेनिफिशियरी देख लेना, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बॉम्बे तो नहीं है, नहीं वो दुबई है। हाँ। और कौन बेनिफिशियरी? बंदर अब्बास बेनिफिशियरी नहीं है, सिर्फ दुबई की सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हुआ। जो चीजें यहाँ थी, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन पाकिस्तान का दुबई उठ के गया, आज उनको ही खतरा लायक हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से दुबई मूव हुआ। बहुत सी सैकड़ों कंपनियां पिछले साल, ये आपके पास सारी स्टैट्स होगी, बहुत सी कंपनियां यहाँ से मूव होकर दुबई गई। बेनिफिशियरी तो दुबई है, $100 बिलियन चला गया यूएई। मोहसिन नकवी ने यही तो बात की ना, कहा गया वही दुबई गया ना। एक और चीज सर, एक और चीज हर देश की तायद करे, हम बैठे हैं 3 और आप 4, हम जैसों को पता है, और जो हमारे लीडरान का भी पैसा उधर ही है ना, काफी लोगों का है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उनको जब ये पता है, हम जैसों को पता है कि कौन हमारे मुल्क का दुश्मन है, तो वहाँ पैसे भी जा रहे हैं और उनके खिलाफ बोले भी नहीं जा रहे, तो ये कैसे होगा? ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल है ये कैसे होगा? जी आप ये निसार शाह साहब से लेते हैं। ये हुकूमती नुमाइंदे निसार शाह साहब ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त सवाल किया ना, कि आपको ये पता है, हमें पता है, सोशल मीडिया में बातें हो रही है, हम खुल की बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुकूमत के अरकान को नहीं पता कि ये मुल्क हमारा दुश्मन है या ये पाकिस्तान का मुखालिफ है और हम पैसा उधर ही लेके जा रहे हैं? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना भी चाहिए, और ऐसे जो लोग, ऐसे हुकूमतें हैं या ऐसे मुल्क हैं, तो मेरे ख्याल से आपने पहले जो बात की ना कि कुछ चेंज आया है, कुछ चेंज आया है, तो अब वो चेंज तो पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं आया है। तो अगर अब आ रहा है तो कोई बुराई तो नहीं है, अच्छी बात है। कौम उम्मीद से इंशाल्लाह उम्मीद रखें, ये हुकूमत और ये रियासत और हमारी जो आर्मी है इस टाइम पे ये चीज़ों पे बड़ी नज़र है उनकी, और जो छुपा दुश्मन था हमारे दुश्मन के वो जाहिर हो गया, उनको चमाट पड़ी है। ऐसा भी नहीं है, चमाट भी पड़ी है और ठीक है, वो आप बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन अंदर अंदर काम ठीक हो गया, अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। अवाम को भी चाहिए, देखें अवाम को भी चाहिए थोड़ी सी चमक से दूर रहें। वो वहां से कुछ चमक दे देते हैं जी, इतना प्लाट आओ, ये वीजा अप्लाई करके ये दुनिया के उसूल अगर आदमी लालची ठीक है, नहीं मुल्क के लिए करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, बहुत दुनिया है जी। आप जरूरी तो नहीं कि आप इसराइल या इंडिया या अफगानिस्तान या दुबई, मतलब उसके अलावा और भी मुल्क है ना। सर ने बहुत अच्छा जुमला बोला, कौम उम्मीद से, बस कौम उम्मीद से हो नहीं पा रहा कुछ, नहीं हो रहा है। देखिए आप देखें, अब आप इस टाइम पे जो आज के हाल में बैठे हुए हैं, आज जो पाकिस्तान का हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिफा, आपका मुल्क, आपका नाम, आपके फैसले इस्लामाबाद में हो रहे, बहुत बड़े। हमारे फफी साहब ने कह दिया आपका पासपोर्ट की रेटिंग बढ़ गई, हमने जो आपकी इज्जत बढ़ गई जी, हमने जो गलतियां की हैं और जो गलतियां हुई हैं उस पे हमें सोचना चाहिए। हमारी जो पैसे, हमारी दौलत, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, देखिए बिजनेसमैन भी पैसा अपना पूरा उठा के भागा, कितनी दफा भागा, मजबूरी की, ठीक है। अब बात हुई आ गई ना कि बस अब आपका घर, ये आप देखेंगे जी मेरी मजबूरी है, मैं तो घर उठा के दूसरे ना आप ताजिरों का अगवा कर रहे हैं, आप ताजिरों का कत्लेआम कर रहे हैं, आप ताजिरों पर टैक्सेस लगा रहे हैं, उनकी हवा हो रही है, ये मुल्क बदनामी हो रही है, तो वो कहां जाएगा? ये मुल्क मलविस थे ना, जहां आप जा रहे थे, सारी जो दौलत लुटाने, वो जहां आप जा रहे थे, ये मुल्क मलविस थे उसमें। ये ग्वादर क्यों नहीं बना? ग्वादर के अंदर रिकॉर्डिंग किस बात की बनी कि आज अगर देखें, आज अगर ग्वादर बनता है तो कराची शहर मैं समझता हूं कि दुनिया का माना हुआ शहर होगा। इसकी एक इंच बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा। और मैं समझता इसकी जो 1 इंच जमीन की कीमत होगी ना, तो आप भूल जाएंगे। और इंशाल्लाह साथ-साथ और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लूंगा, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग की हुकूमत। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में दोबारा हाजिर है। वफ़ी में जाने से कबल मेरी 3 दोस्त यहाँ बैठे हैं, जनाब चीफ हफीज़ अजीज़ साहब, निसार शाह साहब, सैयद जुनैद हसन साहब। इनकी गुफ्तगू सुनी होगी। नेचुरली हम कोई नजूमी तो है नहीं, ना हम कोई पेशनगोइयाँ कर सकते हैं कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, अगले साल ये हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और वो उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला ने शायद पाकिस्तान को अब उरूज बख्शने के लिए जो है वो कुछ ऐसी हिकमत मिली के ज़रिए कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो कि अब पाकिस्तान का जो है आहिस्ता आहिस्ता राइज़ करेगा। लेकिन उसके लिए ये है कि एक कौम और उनके हुक्मरान दोनों जो हैं वो एक पेज पे हों और नेक नीति के साथ सारा कुछ करें। मैं हफीज़ साहब की तरफ आऊँगा, गुफ्तगू सुनिए कि मेरी दोनों भाइयों की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये निसार शाह, जुनैद हसन साहब जो है वो एक न्यूट्रल है, आप भी एक ताजिर और सनतकार हैं, आपकी भी कहीं ना कहीं मफाद हो सकता है कि कभी इस हुकूमत की फेवर करें, कभी उस हुकूमत की फेवर करें। जहाँ पे भी ताजिरों को अपना मफाद ज़्यादा अच्छा नज़र आता है वो हुकूमत अच्छी होती है। मुझे ये बताइएगा 78 वर्षों में माशाल्लाह आप बहुत पुराने ताजिर हैं, 78 वर्षों में कौन सी ऐसी हुकूमत रही जिसने कि पाकिस्तान की सनती और माशी तरक्की के लिए काम किया? एक अयूब खान की मैं आपको बता दूं, फिर उसका डिस्कस हुई। अयूब खान का दौर था 60 की दिहाई, जिसको पाकिस्तान का उरूज का साल कहा जाता है। एक 72 था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, जिसको पाकिस्तान में सन्नतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर वो नेशनलाइज नहीं करते तो आज पाकिस्तान की बहुत सारी जो है वो बेहतर होता। अब ताजिर और सनतकार इन तमाम हालात को देखते हुए अपना उनका फैसला क्या है कि क्या शुरह सूद बढ़ जाती है, आप मुतालबा करते हैं कम करो, वहाँ शुरह सूद बढ़ जाती है। आप कहते हैं ये काम करो, दूसरा काम हो जाता है। तो कहा है कि आप लोगों के अपना
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर या जितनी भी दीगर चैम्बर, 26 और 27 का बजट आ रहा है, इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? सर हमारे उम्मीदें दिलाई गई हैं कि प्रॉपर्टी पे जो 7E वगैरह जो भी है 7E तो खत्म हो गया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने आईनी अदालत ने उसे सस्पेंड कर दिया। बट जब तक FBR से नहीं आएगा लेटर उसको हम तस्वर नहीं कर सकते। हाँ, नोटिफिकेशन जब तक आ रही है, जी बिल्कुल सही, रिसीव करता है। लेकिन कल की बात ये है कि आईनी अदालत ने उसे उसके सस्पेंड, अलावा भी टैक्सेस कम जी होंगे। जी जी जी। सिर्फ एक मैंने निसार भाई से कह रहा था कि इन्होंने कहा कि 2018, 2020, 2022 का पाकिस्तान अलग है, अब अलग है। मैं जो फोटो में देखता हूँ, क्योंकि मेरी जो है ना पैदाइश 66 की है, मैं अब 60 साल होने का है। 60 का कराची में ढूंढता हूँ, फोटो में नजर आता है और बड़ा साफ सुथरा नजर आता है। और जहाँ पे उस टाइम पे बाखुदा जो मैंने सुना है अपने बड़ों से कि बंसी रोड की और सब सड़कें धुली जाती, धुलाई होती, बिल्कुल। ट्राम्स चलती थी, वो 75 में तो मैंने भी देखी है ट्राम्स चलते हुए। जी जी बिल्कुल, मैंने भी देखी। तो वो चीजें नजर ही नहीं आती। तो आप चाहते हैं दोबारा वही चीज आए? नहीं, तो ये वो पाकिस्तान कितना अच्छा था कराची। आज आप सोचते हैं कराची वो है? अब इन्होंने एक और बात की, नहीं तरक्की क्या कर ली देखिए ना। मुझे तो लोगों ने ये कहा कि शायद वो कह रहे हैं कि दुनिया आने के देखती कि पेरिस बन गया। देखते हमने सुना है सोशल मीडिया में। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है नून लीग की गवर्नमेंट सिंध में भी होगी, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो फिर पीपल्स पार्टी से आप खुश नहीं है ना, तभी आएगी ना। बिल्कुल। तो क्यों अभी सही नहीं करवा रहे? क्यों अभी सही नहीं करवा रहे पीपल्स पार्टी से कराची को? 18वीं आईनी तरमीम में ना सर, उनका बस नहीं है ना वफाक का। एक 18वीं आईनी तरमीम के बाद आपके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं अभी है ना। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप बिजनेसमैन हैं, जिस गवर्नमेंट की आपके मफाद होंगे आपको आप उस फेवर तरफ करेंगे जाएंगे। उससे। बिल्कुल, फेवर। बिल्कुल। मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, मुझे मेरे पाकिस्तान से मफाद है। मैं ये कहता हूँ कि मैं इन्होंने जो बात की ना कि बिजनेसमैन पैसा वहां ले जाता है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मुझे खुशी होगी मेरे मुल्क के लिए मेरी जान चली जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मैं हक बहुत में बात अच्छी कर बात रहा है। हूं। देखें ये सारे प्लानिंग है, आप यकीन करें। आप मुझे बताइए आज हमारे जो टैक्सेस है वो यूके से ज्यादा हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम पे 45% से ज्यादा टैक्स है। टैक्स है, बिल्कुल सही। यार किस कंट्री में है? ये कंट्री उस लेवल की है क्या? हम अमेरिका यूके की लेवल की है क्या? हमारे पे इतना टैक्स थोपा गया है? बिल्कुल। तो सिर्फ गवर्नमेंट में जो भी आता है, खुदा की कसम से वो बात करता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करता। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोक के मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है कि इमरान खान के दौर में FBR के 21 और 20 ग्रेड 2 ग्रेड को ख़त्म किया जा रहा था। ये प्रपोजल इमरान खान के टेबल तक गया था, लेकिन FBR के जो 22 ग्रेड 21 ग्रेड के थे वो जनरल बाजवा के पास चले गए और जनरल बाजवा से उन्होंने मिन्नत समाजत की और जनरल बाजवा ने उनको इमरान खान से बचाया। नेचुरली हफीज़ भाई, मैं निसार शाह से भी ये पूछूंगा, यही जो बात कही उन्होंने कि हुकूमत वो करे, आप मुझे बताइए कि इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा हद से तनकीद बनने वाला इदारा जो है वो FBR है, जिससे कि आप भी परेशान है, आप भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान है। ये FBR को कोई हुकूमत लगाम क्यों नहीं देती? वजह क्या? देखिए ये तो बिगड़ा हुआ मेरे ख्याल से 70 साल के नहीं तो आप अपने ईरान से पूछते क्यों नहीं भाई? नहीं, उसमें काम हो रहा है ना। क्या काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। देखें ना, क्या काम हो रहा है? अगर ये सी हुकूमत की अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद लेते हैं वो, नहीं, अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद लेते हैं। नहीं, अभी आपने तनख्वाहें बढ़वा देते हैं। मेरे ख्याल से आप ये भी भूल गए कि कितने लोग डिसमिस भी हो गए। कितने लोग हुए? कितने हो गए आपको इल्म होना चाहिए। डिसमिस भी तो हो गए। उनका डायरेक्टर खुलेआम गाड़ी में बदमाशी करता फिर रहा आप ये होता है। बताएं कि डिसमिस हुए नहीं हुए? सर ये तो हर इदारे में होता है dismiss। नहीं, पहली दफा हुआ है। पुलिस में भी होता है, पहली दफा आर्मी में भी होती है, सिविल इदारों में भी होता है। पहली दफा बिहार के बड़े बड़े अफसरों को डिसमिस किया गया है शहबाज शरीफ साहब ने, और मैं समझता हूं कि उनकी आज भी ये हालात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोशिश हो रही है, काम भी हो रहा है, और हम बिजनेसमैनों के साथ बाकायदा हमारी नशस्तें होती हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, आप देखें ना, अगर आप समझेंगे कि भाई एकदम ही ये कुछ चीज़ ठीक हो जाएगी, तो अभी देखें क्राइसिस दोबारा आ गए। अभी हम बड़े काम पे देखें ना, इस टाइम पे कितना लगेगा। मैं तो अभी की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं गुज़िश्ता आप चलो 78 वर्ष अगर को मौका छोड़ मिला, मैं 50 साल की बात कर रहा आप हूं। बताएं ना, इससे पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 26 माह की हुकूमत मिली थी, ठीक है, उसके बाद 29 माह की हुकूमत मिली थी, ठीक है। और बेनज़ीर को नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप उनकी भी बात करें नहीं, ना। हम देखें ना, मैं सिर्फ बताऊं अपनी बात तो ना करें ना। अच्छा, अगर वो सियासी तौर पे देखा जाए तो उनको भी यही वक्त तो मिला आपस में आप दोनों लड़ रहे थे ना। नहीं, देखें, नहीं आप लड़ना। दोनों अपनी लड़ाई ना नहीं, कर हमने रहे। मैसाक भी किया ना, हमने मैसाक भी किया,
मेसाक के बाद तो नहीं लड़े ना, हमने देखे ना इक़्तिदार की मंतक ली, आप देखें हमने 13 में देखे कितने प्यार मोहब्बत की, लेकिन फिर हमारे साथ 15-14 के बाद हमारा जो 126 दिन का धरना था ये कहाँ से आया? 126 दिन आपने पूरा पाकिस्तान पूरा यरगमाल बना दिया। देखें ना, फिर जब वो वहाँ पर आपका जो स्कूल का हुआ, देखें बहुत सी चीज़ें हैं हम में अंदर, जो आपने कहा ना हमारे अंदर अपनी गलतियां हैं, हम में अपने गलतियों को भी देखना चाहिए और सारी चीज़ हुकूमत में नहीं डालनी चाहिए और मौका मिलना चाहिए। देखें मुझे कुरान की वो मौका मिलना चाहिए। मुझे कुरान की वो आयत याद आ रही है कि जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि हुक्मरान कोई आसमान से नहीं टिपके, उनमें हमें वो आप में नहीं है। एक एज ए एनालिस्ट होने के नाते आपसे भी बता दिए कि हमारे मुल्क का मसला क्या है जो तरक्की नहीं कर पा रहा जल्दी, इसलिए वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। लोगों की सिंसियरिटी अपने मुल्क कौम के साथ, आम लोगों की, लोगों को आंखें खोलना, उनकी लोगों को समझाना कि तुम्हारा हक क्या है। तो ये शुरू से सप्रेस हो रहा है पिछले 78 साल में, पहले दिन से गुलाम मोहम्मद से लेके आज तक। जो गुलाम मोहम्मद ने बीज बोया था वो आज तक वही बीज चल रहा है, उसकी चीज़ शेप्स चेंज हो रही हैं, जिसने तारीख पढ़ी हुई है शेप्स चेंज हो रही हैं। वो सिस्टम जो गुलाम मोहम्मद बना के गए थे आज तक वही सिस्टम चल रहा है। मुख्तलिफ लोग आते हैं चले जाते हैं, उलट दिए जाते हैं, ला दिए जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम वही चल रहा है आज तक। वो जब तक लोगों को बावर नहीं कराया जाएगा, लोगों को एम्पावर नहीं किया जाएगा, जो लोगों को समझाया नहीं जाएगा तुम्हारा क्या, कौन समझाएगा? ये हम ही लोग समझाएंगे, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ा के। आपके जितने भी आप बड़े ले लें, चाहे वो, मैं नाम तो कुछ भी नहीं, किसी भी बड़े जो हमें भाषण देते हैं कि ये होना चाहिए, उनकी अपनी औलादें वो गवर्नमेंट की नौकरियों पे जो है ना फाइज होती हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो हम सब नौकरियां बात की बात है, पढ़ते ही नहीं इस मुल्क के अंदर। हाँ, इस मुल्क के अंदर नहीं पढ़ते, मुल्क से बाहर जाकर पढ़ते हैं। उसमें सिर्फ सियासी नहीं, इसमें मजहबी जमात के लीडरान भी शामिल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। कौन समझाएगा? मैं कौन आएगा? पैगंबर तो आएगा नहीं। तो लोगों को हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर थे, आपको और मुझे बात तो पैगंबर ने आना नहीं है, तो कौन समझाएगा? हम ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं, जो अगर 400 आदमी देख रहे हैं, 4 करोड़ आदमी देख रहे हैं, 4000 आदमी, 4 लाख आदमी देख रहे हैं, उनको इन बातों को समझना चाहिए कि डिस्कशंस आखिर क्यों हो रहे हैं, उनको जगाने के लिए हो रहे हैं। आज गाड़ी को ट्रैफिक जाम होता है, चालान करते हैं, तो मेरी गाड़ी की चालान होगी, चालान हुई तो मैं कहूंगा यार पीछे वाले को नहीं देख रहे, इसको नहीं देख रहे, यानी कि हम इनफरादी तौर पर खुद को अपना दुरुस्त करने को तैयार। सिविल ओबीडियंस हमें खुद नहीं है। जो दुनिया में तरक्की की है सर, हुकूमत पाबंद कराती है लोगों को कानून पासदारी के लिए, लेकिन उसमें लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। 100%। ईरान आज सर्वाइवल उसका इसलिए है, 100%। ईरान का सर्वाइवल इसलिए है कि वहाँ के लोग अपने मुल्क में ईरानी नेशनलिज्म है, मुसलमान हैं, वो सब कुछ है, लेकिन में ईरानी नेशनलिज्म है, उनको ईरान मुल्क से मोहब्बत है अपने। लाजमी सी बात है, जब उनके तो एक ही है ना, हमारे तो बहुत। मैं ईरान गया हूँ, आप पता नहीं गए हैं कि नहीं, मैं खुद भी गया हुआ। वहाँ पर उन लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत है। उनके मुल्क में भी कुछ मुखालफतें हैं हुकूमत के खिलाफ, ठीक है। 47 साल से उन पर पाबंदियां हैं यार, लाजमी बात है। लेकिन आप ये देखें कि उनके अंदर फिर भी एक नेशनलिटी है। जैसे आप इंडिया चले जाएं, बिल्कुल आप इंडिया में कुछ भी कर लें, फिर उनकी नेशनलिटी है। हमारे अंदर नेशनलिटी की वो अबूवतनी क्यों नहीं पैदा होती है? क्या हम इतने ज्यादा मादियत पसंद हो गए? यही मसला है सर। जी, आखिरी जुमला बता दें सर कि हम रवानगी डाल रहे हैं कि हुकूमत से क्या मुतालबत करने, मैं तो सर ये क्या व्हाट इज एक्सपेक्टेशन क्या है जल्दी सर? जो जैसे हमने 4 दिन जंग करके 55 साल वाली मिसाल खत्म कर दी, जो दुनिया को कहा 4 दिन में हो गया। FBR का मसला कह रहे शुरू से चल रहा नहीं, टाइम लगेगा। फील्ड मार्शल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल कि जिस तरह इंडिया को सीधा किया 4 से 5 दिन के अंदर, जी अफगानिस्तान को किया, सिर्फ हमारे सियासतदानों को करा दें, पाकिस्तान जूम हो जाएगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि वो भी सर है ना, बस जिस मुल्क में नौकरियां बिकती हो, जिस मुल्क में इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क के अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो कैसे तरक्की करेगा? कैसे तरक्की करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ जरूरत है ना, अब अपने दुश्मनों को देखना है ना, जो अंदर हम में, उनको निकाल दे वो खत्म। मतलब उसके लिए भी बयान महसूस कर जरूरी 100%। जी जल्दी से शाह साहब। जी इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें, हुकूमत का साथ दें, रियासत का साथ दें, और इंशाल्लाह बेहतरीन आपको पाकिस्तान मिलेगा। आगे जो हमारी रियासत और हुकूमत और हमारी आर्मी जो इस अंदाज में काम कर रही है, तो इंशाल्लाह अवाम की अगर अवाम साथ देगी और देना भी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये तमाम शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। 2 लफ्ज़ों में आप बस लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करें। अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे तो बहुत सी चीज़ें वैसी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर, तीन में बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि बहरहाल हमने लाइटनिंग में गुफ्तगू की, किसी के दिल आज़ारी करने की कोशिश नहीं की हमने कि कोई ये समझे कि उसकी दिल आज़ारी की जा रही है, नहीं। बात यह है कि मिनहसल कौम, उसमें मैं भी शामिल हूँ,
कि हम अपने आप को किरदार को दुरुस्त कर लें तो यकीनी तौर पे जो है हमारे हुक्मरान जो है वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। हमें इंफरादी तौर पर अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर बयान मरसूस जो 2025 में हुआ उसकी लाजवाल कामयाबी पे मैं पाक फ़ौज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसके वफाकी हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस नारे के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद रहेगा। बिलाल सुन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।